के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जिनका बयान सामने आया है और एक बार फिर से महाआयोजन को लेकर, यानी कि महाकुंभ की महाआयोजन को लेकर उनकी उत्सुकता देखने को मिल रही है। और उन्होंने ये कहा कि जो आयोजन हो रहा है महाकुंभ को लेकर, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने ये बयान दिया है कि गैर सनातनियों को मेले में ना आने की हिदायत तक दे डाली उन्होंने। क्या कुछ वो कह रहे हैं और क्यों विवाद एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान में अब महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महाकुंभ जहां हम शानदार सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था को देख रहे हैं, इस महाकुंभ में बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। गैर सनातनियों के एंट्री को लेकर पहले ही दोनों ओर से बयानों के तीर साधे जा रहे हैं और अब इसमें नया हमला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने किया है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व को, लोगों को सनातन संस्कृति का परिचय देखना है, आस्था देखनी है। आस्था में हम लोग डुबकी कैसे लगाते हैं, उसका परिचय देखना है। तो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में लोगों को पहुंचना चाहिए। कांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने महाकुंभ के इस समय को भी सनातन का स्वर्ण युग बताया और कहा कि ऐसे समय में जहाँ पर भी पूर्व समय में, बाबर के समय में, चंगेज खान के समय में, मोहम्मद गोरी के समय में, अकबर के समय में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पर अगर पुनर्स्थापना भगवान की होती है तो निश्चित रूप से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाएगा। बाबा ने इस दौरान एक रहोगे नेक रहोगे का बयान भी दोहराया और उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो गैर सनातनी होकर महाकुंभ में आने की जिद कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की तरह अगर तुम्हें प्रदेश छोड़ के नहीं भागना है, तुम्हें एक होना पड़ेगा। एक रहोगे, तुम अपनी ताकत के साथ सनातन संस्कृति के प्रति सजग रहो, जागो, हिंदुत्व के प्रति जागो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना से लेकर सनातन को बचाने की मुहिम को गंभीरता से आगे बढ़ाते रहे हैं और महाकुंभ के आयोजन को लेकर उन्होंने एक तरह से गैर सनातनियों को चेतावनी दे दी है कि वो आयोजन को अपवित्र करने की कोशिश न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे चंदन गुप्ता हत्याकांड की, जहां चंदन की गुनहगार विदेश से जुड़े तार। तो चंदन गुप्ता हत्याकांड में आखिरकार आपको बता दें 28 हत्यारों को सजा सुना दी गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इस पूरे मामले में अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब टीम जांच कर रही है तो विदेश से भी जांच इन हत्यारों के जो तार हैं वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर इस एंगल से भी जांच हो रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब उस तरीके से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं और क्यों विदेशी तार यहाँ पर जोड़कर देखे जा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। छब्बीस जनवरी 2018 कासगंज। यह वही दिन था जब तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब करीब 6 साल बाद चंदन को इंसाफ मिला। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एनआईए कोर्ट को और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला अचानक हुए झगड़े का नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था।
वहीं एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को लेकर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। चंदन गुप्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा, विदेशी फंडिंग से लड़ा गया कासगंज दंगे का केस, 130 पेज के ऑर्डर में पाकिस्तान लंदन का जिक्र, एनआईए कोर्ट लखनऊ ने कहा जांच होनी चाहिए। जी हां, इस केस के फैसले के वक्त एनआईए कोर्ट ने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला है। 130 पन्नों के विस्तृत फैसले में विदेशी फंडिंग और एनजीओ के जरिए इस केस को लड़ने की बात सामने आई। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने शनिवार को जारी किए गए 130 पन्ने के विस्तृत आदेश में यह सामने आया। आरोपी पक्ष ने पाकिस्तान और अन्य विदेशी संगठनों की फंडिंग से जुड़े एनजीओ के माध्यम से अपना केस लड़ा। कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये एनजीओ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन संगठनों ने कई ऐसे अभियुक्तों को बचाने की मदद की जो आतंकवाद, नकली मुद्रा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए कोर्ट ने इन एनजीओ की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई और इनके उद्देश्यों की जांच के आदेश दिए। चंदन गुप्ता के परिवार ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह तिरंगे और संविधान की सम्मान की जीत है। वहीं विदेशी संगठन और एनजीओ के खुलासे पर चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने हैरानी जताई और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। मैं इस बात से अचंभित था कि इतने बड़े वकील कर लेते थे ये, जो जिनकी ईयरिंग एक ईयरिंग 5-5 लाख रुपए की थी। इनकी जांच होनी चाहिए। इनको हमारी केंद्रीय सरकार जो भी है, गृह मंत्रालय वगैरह, उनकी जांच करे कि इन पर पैसा कहां से आ रहा था। चंदन गुप्ता केस में कोर्ट का खुलासा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि ये प्रशासन और न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी भी है। अगर इस मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कई चंदन गुप्ता यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए 6 साल बाद चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में दोषियों को सजा तो मिल गई, लेकिन इसी के साथ जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि आरोपियों की मदद विदेशी संगठन कर रहे थे। ब्रिटेन और अमेरिका के संगठन मदद पहुंचा रहे थे। लंदन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में से सहायता जो है भेजी गई। चंदन हत्याकांड पर एनआईए के ऑर्डर से ये खुलासा हुआ है। आरोपियों को कानूनी मदद पहुंचा रहे थे संगठन, ये कहा गया है। गृह मंत्रालय और बार काउंसिल को अब रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो ये खुलासा हुआ है ये वाकई में बड़ा खुलासा है। इसकी जांच तह तक होनी चाहिए, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर हत्यारों को विदेशी मदद कैसे पहुंच रही थी और क्यों पहुंच रही थी। और अब बात करेंगे संभल की, जहां संभल के सौंधन किले की तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि एएसआई संरक्षित इस जमीन पर प्रशासन ने फैसला लिया है कि इसे संवारा भी जाएगा और जो अतिक्रमण इस जमीन के आसपास किया गया है उसे हटाया भी जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सौंधन किले को संवारने की तैयारी, प्रशासन करेगी किले का सौंदर्यीकरण। एएसआई संरक्षित किला हो गया है खंडहर, प्रशासन के दौरे के बाद जगी उम्मीद। संभल में मिल रहे सनातन के सबूत के बाद अब संभल प्रशासन ने जिले के सभी प्राचीन धरोहरों को संवारने का जिम्मा उठा लिया है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम एएसआई संरक्षित सौंधन किला पहुंची। प्रशासन ने 500 साल पुराने सौंधन किले का निरीक्षण कर आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने और इस किले को संरक्षित करने की बात कही। बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था। यहाँ पे प्राचीन कूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, प्राचीन एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये जो सौंधन का किला है ये भी बना है। हम एएसआई को अवगत करवाएंगे कि वो यहाँ की जो स्थितियाँ उनको देखें और पुनः जो ये विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। ये किला संभल सदर तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर सौंधन मोहम्मदपुर में बना हुआ है। जिले के कैला देवी थाना इलाके में पड़ने वाला ये किला फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से वर्तमान में ये लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है।
यहाँ अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस मिला और उनके लिए कोई दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इसका मुआवजा हमें दे दो और बस ये दे दो कहीं रहने के लिए जगह जमीन दे दो, इसका मुआवजा कहीं बना लेंगे हम जा करके। जमीन जायदाद देंगे कम तभी तो हम रह लेंगे, हम काय में रह लेंगे, हम काय में रह लेंगे तो काय में डाल लेंगे, बासन ले जाए नहीं। आपको बता दें कि संभल जिले में कुल 6 ASI संरक्षित धरोहर हैं, जिन्हें प्रशासन ने संवारने का जिम्मा लिया है। इन्हीं धरोहरों में से एक है ASI संरक्षित सौंधन का किला। माना जा रहा है कि अगर सौंधन किले का सौंदर्यीकरण कर इसे संरक्षित कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में लोगों और सरकार के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।